नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद के उपन्यास तितली के कुछ बहुत खास हिस्सों पर थोड़ी बारीकी से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास कहानी के वो अंश हैं जो किरदारों की जिंदगी, उनके रिश्तों और हाँ, उस वक्त के समाज की एक अच्छी खासी झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। और इन अंशों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि बैजो, बुड्ढा, चौबे जी, श्यामा, इंद्रदेव, मधुबन, तितली जैसे किरदारों की दुनिया में थोड़ा झांक सकें। हाँ, मकसद सिर्फ कहानी जानना नहीं है, बल्कि उनकी बातचीत, उनके फैसले, वो जो चुनौतियां उनके सामने आती हैं, उनके पीछे का मतलब समझना है। सही कहा। और ये देखना कि प्रसाद जी कैसे छोटी छोटी बातों से किरदारों को उभारते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इन हिस्सों पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए, बड़ी दिलचस्प है। बैजो और दद्दू हैं, आग ताप रहे हैं। हाँ, और बुड्ढा है, वो ताना मार रहा है कि बैजू अकेले ही सब खा गया। अब ये सुनने में तो एक मामूली नोकझोंक लगती है, लेकिन ये उस माहौल की गरीबी और वो जो संसाधनों की कमी थी ना, उसकी तरफ एक साफ इशारा है। मतलब किरदारों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी ये कमी। बिल्कुल। और फिर वो गायों की दुबलेपन वाली बात आती है, बुड्ढा चिंता जताता है। हाँ। और मधुआ का जवाब कि चारा कहाँ है। ये तो सीधे सीधे उस वक्त की जो कृषि व्यवस्था थी उसकी मुश्किलें सामने ला देता है। बिल्कुल। लेकिन बैजो का नजरिया देखिए इस पर। हाँ, वो थोड़ा अलग है। वो कहता है गायें अपने मन से चढ़ती हैं। अब ये पता नहीं, शायद प्रकृति पर छोड़ देने वाला भाव है या फिर एक तरह की बेपरवाही, या शायद सच्चाई को मान लेना कि भाई यही है जो है। हाँ, हो सकता है यथार्थ की स्वीकृति। पर ये दिखाता है कि किरदार अपनी मुश्किलों से कैसे निपट रहे हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है। लेकिन तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। आंधी तूफान। हाँ। और उसी तूफान में चौबे जी वो नीम की जड़ से टकराकर गिर जाते हैं। जी। और एक रमणी चिल्लाती है। ये जो अचानक आई मुसीबत है ना, बिल्कुल। ये जैसे कहानी की दिशा ही बदल देती है। और यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि कैसे संकट लोगों को साथ ले आता है। सही। बाजो फौरन पहुंचता है मदद के लिए, सुंदरू भी साथ देता है। और यहीं पर श्यामा की एंट्री होती है। अच्छा। वो आवाज सुनकर आती है और बताती है कि इंद्रदेव कहाँ मिलेंगे। लेकिन ये पहली मुलाकात ही देखे कितनी तनाव भरी है। हाँ, वो इंद्रदेव शक करता है चौबे जी की चोट पर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि किरदारों के बीच शायद पहले से कोई अविश्वास है, या हो सकता है इंद्रदेव का स्वभाव ही थोड़ा शक्की हो। ये श्यामा और इंद्रदेव के रिश्ते की शुरुआत की जो जटिलता है उसे भी दिखाता है। हाँ। बाद में जब वो साथ चलते हैं, इंद्रदेव नाम पता पूछता है, पर श्यामा चुप रहती है। और इंद्रदेव की झुंझलाहट साफ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई अजीब सी दीवार है तो। लेकिन अगली सुबह गंगा किनारे का नजारा बिल्कुल अलग है। श्यामा है, प्रकृति को देख रही है। हाँ, वो काफी शांत दृश्य है। और इंद्रदेव उसे पक्षियों के बारे में बता रहा है। सांखोर में पक्षी, वो पल जैसे उनके बीच एक नर्म रिश्ते की संभावना जगाता है। शायद प्रकृति उन्हें थोड़ा करीब ला रही है। हो सकता है, पर ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। हाँ, रामदीन चाय लेकर आता है। और बातों बातों में बड़े सरकार यानी इंद्रदेव की माँ श्यामा दुलारी उनके आने का जिक्र कर देता है। और तभी अनवरी भी आ जाती है। माहौल फिर बदल जाता है। हाँ, वो चाय के समय की जो खामोशी है ना, वो बहुत कुछ कहती है। अनवरी सबको बड़े ध्यान से देख रही है। चौबे जी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब जाए। ये सामाजिक शिष्टाचार और अंदर ही अंदर जो तनाव चल रहा है उसका एक बढ़िया उदाहरण है। और अनवरी का किरदार भी यहाँ ध्यान खींचता है, खासकर उसका चौबे जी के साथ जाना। बिल्कुल। इसके बाद इंद्रदेव श्यामा को माँ से मिलने को कहता है और यहाँ हमें श्याम दुलारी का परिचय मिलता है। हाँ, एक गर्वित विधवा, घर को बड़े सलीके से चलाने वाली पर नौकरों पर निर्भर। जी। और बेटे और दामाद के प्रति उनका अलग अलग व्यवहार, उनकी अपनी चिंताएं, ये किरदार काफी परतदार लगता है। सही कहा। श्यामा दुलारी उस समय की जो उच्च वर्ग की विधवाएं थीं, उनका प्रतिनिधित्व करती सी लगती है, जिनके जीवन में परंपरा भी है, नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी और अपनी एक पहचान का संघर्ष भी। और उनकी चिंताएं सिर्फ पारिवारिक नहीं हैं, सामाजिक भी हैं, जैसा आगे पता चलता है। हाँ, और फिर वो अनवरी का श्यामा पर ताना कसना। रोज सुबह रुमाल देने वाली बात। श्यामा की बेचैनी साफ दिखती है। यहाँ इंद्रदेव थोड़ा स्थिति को संभालता है और श्यामा को अनवरी के साथ टहलने भेज देता है। ये छोटी सी घटना भी किरदारों के आपसी समीकरणों को उजागर कर देती है। हाँ, और श्यामा और अनवरी की जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। अनवरी का जीवन दर्शन सामने आता है। वो यथार्थवादी है, सुख दुख को जीवन का हिस्सा मानती है। उसे नर्सिंग का अनुभव भी है। और मेहनत पर यकीन करती है।
उसका ये नजरिया श्यामा की स्थिति से या शायद उसके आदर्शवाद से बिल्कुल अलग है। जैसे दो अलग तरह की स्त्रियों का आमना सामना हो रहा हो। बिल्कुल। लेकिन कहानी सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक ही नहीं रहती। गांव की राजनीति और जमीन के झगड़े भी सामने आते हैं। हाँ, वो धुमपेर के जमींदार मेहमान बनकर आते हैं। जी। और बुढ़ा उन्हें पहचानता है, मधुआ को रास्ता दिखाने को कहता है। ये दिखाता है कि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्ते पुराने हैं। सही। और जब बैजो और मधुआ लौटकर मेहमानों के बारे में बताते हैं तो बुढ़ा मधुआ को चौबे जी के पैर पर जड़ी बूटी लगाने भेजता है। ये छोटी सी बात ग्रामीण जीवन का जो आपसी सहयोग है और पारंपरिक ज्ञान उसे दर्शाती है। लेकिन जमीन का मुद्दा ज्यादा गंभीर रूप लेता है। हाँ, वो तहसीलदार का जिक्र आता है जो शायद इंद्रदेव से ही कृष्णार्पण मतलब दान दी हुई बंजर जमीन पर खेती करने को लेकर पूछताछ कर रहा हो। और यहीं हवलदार आता है और रामनाथ की पहचान करता है। हाँ। और बताता है कि उस जमीन पर उसका हक है क्योंकि वो कृष्णार्पण है। अच्छा। ये जमीन के मालिकाना हक धार्मिक दान वाली जमीनों और सरकारी दखलंदाजी जैसे पेचीदा मुद्दों को सामने लाता है। ये दिखाता है कि उस समाज में धर्म, कानून और व्यक्तिगत अधिकार कैसे आपस में उलझे हुए थे। बिल्कुल। अब कहानी का फोकस थोड़ा मधुबन और उसके अतीत की तरफ जाता है। शरकोटी की हवेली जो अब खंडहर है। हाँ, क्योंकि मधुबन के पिता मुकदमों में सब हार गए थे। ये मधुबन के किरदार की जो पृष्ठभूमि है उसे समझने में मदद करता है। उसका पालन पोषण उसकी विधवा बहन राजकुमारी ने किया जो उन्हीं खंडहरों में रहती है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियों और अतीत के बोझ को दिखाता है जो मधुबन के कंधों पर है। और राजकुमारी बताती है कि मजदूर ना मिलने पर मधुबन ने बाबा जी शायद रामनाथ हाँ, के साथ खुद हल चलाया था। हाँ, ये उस दौर का एक बड़ा सामाजिक बदलाव दिखाता है। जमींदार परिवार के लड़के का खुद खेती करना। सच में। और बाबा जी का ये कहना है कि इसमें कोई अपमान नहीं, ये श्रम की महत्ता को रेखांकित करता है और शायद बदलते वक्त की जरूरत को भी दर्शाता है। हाँ, कि कैसे आर्थिक दबाव पुरानी सामाजिक धारणाओं को तोड़ रहा था। सही। कहानी फिर घूमकर श्यामा पर आती है और इस बार उसका जुड़ाव एक रहस्यमयी नीली कोठी से होता है। हाँ, वो महंगू महातो से मिलती है और भूली कोठी जो पहले नीली थी उसकी दर्दनाक कहानी सुनती है। जर्जर हालत, जेन नाम की मालकिन के बच्चों और पति की मौत, पति का पैसा उड़ाना और जेन का वहां से चले जाना। और यहीं एक बड़ा राज खुलता है। श्यामा कहती है कि वो जेन को जानती थी जिसकी मौत हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। ये इशारा करता है कि श्यामा का भारत आना और इस जगह से उसका जुड़ाव वो महज इत्तेफाक नहीं है। हाँ, सवाल उठता है कि कहीं वो जेन की बेटी तो नहीं। बिल्कुल। श्यामा कोठी देखने की इच्छा जताती है। गांव वाले अंधविश्वासी हैं, डरते हैं उस कोठी से। लेकिन मधुबन और रामजस तैयार हो जाते हैं। ये मधुबन के चरित्र का एक और पहलू दिखाता है। शायद उसमें अभी भी वो बड़प्पन या साहस बाकी है। कोठी पहुंचकर श्यामा को एक गहरा एक अलौकिक सा जुड़ाव महसूस होता है। वो उसे जन्म जन का आवास कहती है। ये नियति, कर्म, पुनर्जन्म जैसे भारतीय दर्शन के तत्वों को कहानी में लाता है। हाँ। वो तितली का नाम लेती है जिसने उसे यहाँ पहुंचाया और यहीं से उसे अपने कर्म क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा मिलती है। ये श्यामा के लिए एक निर्णायक मोड़ है। कहानी में सामाजिक रस्मों और व्यक्तिगत इच्छाओं का टकराव भी दिखता है, जैसे वो पालकी वाला सीन। हाँ, चौबे जी ठीक होकर भी पालकी से जाने से मना कर देते हैं। रामदीन पर गुस्सा होते हैं। इंद्रदेव होम्योपैथी का मजाक उड़ाते हैं। श्यामा बैजो को इनाम देने की बात करती है। ये हल्का फुल्का सीन भी किरदारों के स्वभाव को दिखाता है। चौबे जी का हड़ियलपन, इंद्रदेव का मजाकिया अंदाज, श्यामा की उदारता। हाँ, लेकिन इसी हल्के फुल्के माहौल के पीछे गंभीर चिंताएं भी छिपी हैं। बिल्कुल। श्याम दुलारी को तितली, जिसे वो माम की छोकरी कहती हैं, उसका इंद्रदेव पर बढ़ता असर और कलेक्टर की वो आदर्श गांव योजना। हाँ, दोनों बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। ये उनकी वो नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा और बाहरी बदलावों के डर को दिखाता है। और माधुरी भी चिंतित है। उसे अनवरी का प्रभाव ठीक नहीं लग रहा। इंद्रदेव की क्षमता पर शक है और वो कृष्ण मोहन को याद करती है। ये पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं और भविष्य को लेकर मन में उठते सवालों को दिखाता है। और यहीं पर श्याम दुलारी का वो चिंतन आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता को पारिवारिक विद्रोह का कारण मानती हैं, संयुक्त परिवार की विफलता और स्त्री धन की कमी का जिक्र करती हैं। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत प्रगतिशील सोच है तो और इसी सोच का नतीजा है उनका वो चौंकाने वाला फैसला अपनी जमींदारी माधुरी को देना। हाँ, ये एक तरह का विद्रोह है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ। और वो श्यामा से राय पूछती हैं।
ये उनके बीच बदलते समीकरण का संकेत है। दूसरी तरफ इंद्रदेव और श्यामा के बीच का तनाव बढ़ता है। इंद्रदेव कहता है अफवाहों पर ध्यान मत दो, जबकि श्यामा रिश्ते को स्पष्ट करना चाहती है। यहाँ श्यामा का एक प्रस्ताव दिलचस्प है। वो जमींदारी के कामों में मदद के बदले काम मांगती है। हाँ, ये जैसे पश्चिमी आत्मनिर्भरता और भारतीय पारस्परिकता के बीच का द्वंद्व लगता है। हो सकता है श्यामा का रवैया शायद उसके पश्चिमी पालन पोषण से प्रभावित हो। इंद्रदेव इसे अलग तरह से देख रहा होगा। उनके रिश्ते की ये गुत्थी सुलझती नहीं दिखती। फिर कहानी में एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक मोड़ आता है जब श्यामा हिंदू धर्म में दीक्षा लेने का फैसला करती है। हाँ, वो रामनाथ से अनुरोध करती है और मकर संक्रांति का दिन तय होता है। दीक्षा समारोह का वर्णन काफी भव्य है। हवन, मंत्रोच्चार, पीले रेशमी वस्त्रों में श्यामा, मधुबन और तितली, और दर्शक के रूप में वॉटसन, इंद्रदेव, अनवरी, चौबे जी जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हैं। हाँ, ये घटना जैसे विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का संगम स्थल बन जाती है। इंद्रदेव श्यामा को फूल देता है, जो शायद उसकी मौन स्वीकृति है। तभी रामनाथ मधुबन और तितली के विवाह की घोषणा कर देते हैं और सबका आशीर्वाद मांगते हैं। ये एक और अप्रत्याशित मोड़ है। बिल्कुल, लेकिन तुरंत ही हवलदार आपत्ति जताता है कि बिना अभिभावक की मर्जी के विवाह अपराध है। ये कानूनी और सामाजिक नियमों के टकराव को दिखाता है। रामनाथ तर्क देते हैं, मधुबन के बालिग होने का हवाला देते हैं। इंद्रदेव चुप रहता है, वॉटसन बधाई देता है। जैसे तैसे ये विवाह हो जाता है। पर इस विवाह के तुरंत बाद ही मधुबन का पतन शुरू हो जाता है। वो अपराध बोध, शायद चौबेजी पर हमले को लेकर, उसे खाई जाता है और वो भाग जाता है। यहाँ मोनी ने उसकी मदद करती है। मधुबन का भागना उसकी कमजोरी दिखाता है। बनारस में उसका जीवन एक त्रासदी बन जाता है। रिक्शा खींचना, नशेड़ी बाबुओं का दुर्व्यवहार, उसके सारी शिक्षा, सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं। वो मोहिनी के प्रति भी एक अजीब कश्मकश महसूस करता है। हरियर क्षेत्र मेले में उसका छिपना, हवलदार और चौबे जी से डरना, ये दिखाता है कि वो कितना टूट चुका है। और फिर मेले की भगदड़ और मौतें, महंत, वो वैश्या, रामदीन, हवलदार, इन सब की मौत की खबर उसे स्तब्ध कर देती है। ये घटनाएं जैसे नियति का कोई क्रूर खेल लगती हैं। हाँ, मधुबन कर्मपल और जीवन की क्षणभंगुरता पर सोचने को मजबूर होता है। उसे तितली और बच्चे की चिंता होती है। शायद पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और कहानी एक साल आगे छलांग लगाती है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल, जहाँ मधुबन का पतन हुआ, वहीं तितली का जबरदस्त उत्थान हुआ है। हाँ, तितली अब एक आत्मनिर्भर, सशक्त स्त्री है। वो 20 बीघा खेत संभाल रही है, स्कूल चला रही है, ईंटें बनवा रही है। ये बदलाव तो हैरान करने वाला है। उसका स्कूल सफल है, रामजस पशुधन देखता है, राजकुमारी अनाज का इंतजाम करती है, मंजली और रामदीन की सगाई हो चुकी है, बच्चा भी है। तितली ने जैसे एक छोटा सा आत्मनिर्भर समुदाय ही बना लिया है। हालांकि वो अकेली है, कभी कभी अतीत उसे डराता है, पर वो रुकी नहीं। वो साहसी फैसले लेती हैं, लगान चुकाने के लिए गहने बेच देती है, स्कूल के लिए दालान बनवाती है, खुद पढ़ती है और खेती देखती है। रामजस उसका भरोसेमंद साथी है। तितली का ये सफर उपन्यास का एक केंद्रीय संदेश लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्त्री की असीम शक्ति होती है, शिक्षा का महत्व है, आत्मनिर्भरता का जज्बा है। हाँ, वो मधुबन के ठीक विपरीत खड़ी है। जब वॉटसन, श्यामा और इंद्रदेव उससे मिलने आते हैं तो तितली उन्हें गर्व से अपना स्कूल दिखाती है। और वो जमीन की अदला बदली का व्यवहारिक प्रस्ताव भी रखती है, जिसे वॉटसन का समर्थन मिलता है। तितली की ये सफलता देखकर श्यामा के मन में थोड़ी ईर्ष्या और आत्मविश्लेषण का भाव आता है। उसे इंद्रदेव के लिए अपने प्रेम पर शक होने लगता है और वो वॉटसन के प्रभाव को महसूस करती है। ये दिखाता है कि श्यामा अभी भी अपने रास्ते को लेकर उलझन में है। इंद्रदेव शहर लौटने का फैसला करता है। श्यामा को लगता है कि शायद वो भाग रहा है। उनके रिश्ते का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। उधर वॉटसन तितली को जमीन लगान पर लेने का प्रस्ताव देता है। ये तितली की आर्थिक स्थिति को और मजबूती देगा। ये पश्चिमी व्यावहारिकता और स्थानीय जरूरतों का एक अच्छा संगम लगता है। तो तितली और श्यामा की जो बातचीत है वो भी बहुत अहम है। हाँ, तितली जो खुद इतनी आधुनिक और आत्मनिर्भर बन चुकी है, वो श्यामा को पारंपरिक हिंदू स्त्री की तरह समर्पण और इंद्रदेव के प्रेम का सम्मान करने की सलाह देती है। ये काफी दिलचस्प है। यहाँ पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का टकराव नहीं, बल्कि एक तरह का समन्वय दिखता है। तितली का अनुभव उसे शायद सिखाता है कि परिस्थितियों को स्वीकार करने में भी एक तरह की ताकत है।
दोनों स्त्रियां एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देती हैं। और फिर वो बड़ा खुलासा होता है। वॉटसन श्यामा को उसके पिता मिस्टर स्मिथ का खत देता है। पिता जिंदा हैं और आजाद हैं। ये श्यामा के अतीत का एक बड़ा रहस्य सुलझा देता है और उसके भविष्य के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। अंततः श्यामा नववधू के रूप में इंद्रदेव के साथ श्याम दुलारी का आशीर्वाद लेती है। लगता है उनके रिश्ते को सामाजिक मंजूरी मिल गई है। हाँ, ऐसा लगता तो है। लेकिन कहानी का अंत तितली के इंतजार पर होता है। मधुबन के पश्चाताप का जिक्र है, तितली के सपनों की बात है। मोहिन अपने पिता के बारे में पूछती है, तितली कश्मकश में है। तभी मोहिन घाट पर किसी को, शायद मधुबन को, देखने की बात कहती है। तो अंत में सवाल वहीं का वहीं है। क्या मधुबन लौटा है? क्या तितली उसे अपनाएगी? ये खुला अंत पाठक या श्रोता को सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, हमने इन अंशों में नियति और कर्म, प्रेम और सामाजिक दबाव, विद्रोह और समर्पण, पतन और उत्थान, बहुत सारी परतें देखीं। बिल्कुल। प्रसाद जी ने किरदारों के माध्यम से मानवीय भावनाओं और उस दौर की जो सामाजिक हकीकत थी, उसका एक बहुत ही जटिल और सच्चा ताना बना बुना है। तितली का संघर्ष और उसकी जीत, मधुबन का भटकाव, श्यामा की खोज, श्याम दुलारी का द्वंद्व, ये सब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। ये अंश हमें ये सवाल पूछने पर विवश करते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या हालात का गुलाम होता है, और क्या समाज के बनाए बंधनों को तोड़कर मिली आज़ादी हमेशा सुख देती है, खासकर तितली और मधुबन के संदर्भ में देखें तो। सचमुच ये अंश मन में कई गहरे सवाल छोड़ जाते हैं। उम्मीद है तितली के इन हिस्सों पर हुई ये चर्चा सुनने वालों को पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।